माइक। केमिस्ट्री ऑफ मीथेन के ऊपर बात करनी है। मीथेन अल्केन का मेंबर है, मार्श गैस कहलाती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैंने ये बताया है कि जब भी किसी चीज की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो दो चीजें आपको गेट बाय हार्ट होनी चाहिए। पहली चीज उसकी प्रिपरेशन के, उसको बनाने के तरीके कितने हैं और कौन कौन से हैं, और दूसरी चीज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मीथेन के बारे में मैं प्रिपरेशन बता चुका था कि मीथेन के को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। या तो आप लार्जर अल्केन्स को, लार्जर कंपाउंड्स को क्रैक करेंगे, या फिर आप क्रूड ऑयल जो जमीन से निकलता है उसको जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो उसमें भी आपको मल्टीपल अल्केन्स मिल जाते हैं। दोनों ही रिएक्शंस में आपको, दोनों ही प्रोसेसेस में आपको कोई रिएक्शन याद नहीं रखना है। तो इसका मतलब है केमिस्ट्री असल में शुरू होती है केमिकल प्रॉपर्टीज से। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि अगर हम मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो मीथेन के केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, मीथेन चूंकि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें नजर आती है? दो केमिकल प्रॉपर्टीज नजर आती है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबस्शन और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबस्शन और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन। आए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कंबस्शन को। तो याद रखिएगा मैप क्या बन गया कि मीथेन की केमिस्ट्री में दो प्रिपरेशन है और दो केमिकल प्रॉपर्टीज है। रिपीट करो मेरे साथ, कितनी प्रिपरेशन के तरीके हैं? दो। और केमिकल प्रॉपर्टीज में कितनी है? दो। केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है? कंबस्शन और सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, मजे की बात यह है कि कंबस्शन तो एक नॉन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। क्या मतलब हसन? कंबस्शन की प्रॉपर्टी तो हर जगह हमें नजर आएगी क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसे हम बर्न कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं कंबस्शन से। जी सर। हसन, अब्बास, सैफुल्ला, आप लोगों की आवाज मुझे आते रहनी चाहिए। जी सर। कंबस्शन, कंबस्शन किसे कहते हैं? जब किसी भी चीज को, किसी भी कंपाउंड को आप इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं तो आप इस प्रोसेस को बर्निंग या कंबस्शन कहते हैं। अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर किसी भी चीज को हीट करते हैं, इस प्रोसेस को आप कंबस्शन या बर्निंग कहते हैं। तो अगर आप मीथेन को हीट करें जो कि एक हाइड्रोकार्बन है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर तो ये कंबस्शन कंप्लीट है, आपको याद होगा ओ लेवल्स में आपने पढ़ा है दो तरह की कंबस्शन होती है, एक होती है कंप्लीट और एक होती है इनकम्प्लीट। अगर तो ये कंबस्शन कंप्लीट है तो आप क्या देखेंगे कि हर एलिमेंट यानी कार्बन भी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन भी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कार्बन विल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस वाटर, and this would be exothermic reaction and large amount of heat energy will be released। लेकिन अगर ये कंबस्शन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट कंबस्शन है, तो फिर क्या होगा? फिर हम देखेंगे कि कार्बन will not be able to oxidize completely, so either it will stay as carbon or it will oxidize to carbon monoxide and hydrogen will oxidize to water, and this would also be an exothermic reaction। समझते जाना है क्या कहा मैंने? अगर कंबस्शन कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट हुई, तो या तो कार्बन ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, कार्बन पार्टिकल्स की फॉर्म में रहेगा जिसको हम कार्बन सूट कहते हैं, या फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसकी एक कंप्लीटली ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कंप्लीट कंबस्शन हो रही है या इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है? जी, हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट कंबस्शन है या इनकम्प्लीट है? सर कार्बन मोनोऑक्साइड का टेस्ट करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, कोई और बताए? सर जब ब्लैक सूट गिवन नहीं होगा तो फिर जब सारा कार्बन, सर कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होती है। अबे ये तो ऑब्जर्वेशन बता रहे हो ना तुम, अल्लाह के बंदो। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको थ्योरेटिकली एक रिएक्शन लिखने को कहा उसके कंबस्शन का, आपको क्या पता कि आप कंप्लीट कंबस्शन का लिखना है या इनकम्प्लीट कंबस्शन का लिखना है? ऑक्सीजन से पता चलेगा। अगर ऑक्सीजन डेल्टा एच बताएगा कि एक्सेस में होगी तो हम कंप्लीट कंबस्शन लड़ लो, होगी। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ लो। अबे एक एक करके बोलो, क्या बोल रहे हो हसन? अगर ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस में होगी तो हम कंप्लीट कंबस्शन होगी, वेरी गुड। और अब कम लगता होगी तो फिर है इनकम्प्लीट हसन ने जो है ना कंबस्शन। जिस भी टीचर से पढ़ा है ढंग से पढ़ लिया है। पहली चीज जो बेहतरीन बताया आपने कि अगर आपको वो मेंशन करेगा स्टेटमेंट में कि फला चीज, आपने कभी गौर नहीं किया लेकिन हमेशा ये लिखा होता है
कि फला कंपाउंड इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर और इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बहुत यानी एक्सेस क्वांटिटी में है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और इट वुड बी अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अगर वो कहता है कि ऑक्सीजन एक्सेस में नहीं है, लिमिटेड ऑक्सीजन है, या ये कहता ही नहीं है कि एक्सेस है, बस डायरेक्ट लिखता है कि मीथेन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट वुड बी एन इनकम्प्लीट कंबशन। पहली चीज जिससे आपको पता चलेगा कंप्लीट और इनकम्प्लीट का वो है एक्सेस। अच्छा, दूसरी एक और मार्कर भी होता है। वो मार्कर क्या होता है कि जब आप किसी प्योर सैंपल को कंबस्ट करते हैं, मतलब आपके पास प्योर मीथेन है, तो प्योर मीथेन को जब आप कंबस्ट करते हैं तो आपको वो कंप्लीट कंबशन देता है। लेकिन जब किसी भी सब्सटेंस को आप कंबस्ट कर रहे हैं जो इम्प्योर है, यानी उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हुई हुई हैं, तो इम्प्योरिटीज की वजह से वो कंप्लीट कंबशन नहीं कर पाता। इसीलिए जब भी आप लकड़ी को जलाएंगे, लकड़ी एक प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ कंपाउंड्स है? मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपाउंड्स। मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपाउंड्स है। तो लकड़ी को जब भी आप जलाएंगे तो आपने देखा है काला धुआं बनता है। क्यों काला धुआं बन रहा है? वो कार्बन सूट है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपको मिलते हुए नजर आ रही है, कार्बन सूट बन रही है जिससे धुआं काला काला आपको नजर आ रहा है, क्योंकि वो इंप्योरिटीज का मिक्सचर है। हालांकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है एयर में या नहीं है? बोलो भाई। बिल्कुल है हसन भाई, तो सिर्फ एक्सेस का रट्टा आपने लगाया, बड़ी खुशी हुई, लेकिन नूर मोहम्मद का स्टाइल भी नूर मोहम्मद वाला है। आपको प्योरिटी वाली बात भी याद रखनी पड़ेगी कि प्योर कंपाउंड, यानी अगर लैब में आप किसी कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली वो प्योर कंपाउंड होगा। लेकिन अगर आप इन जनरल जो हमारी हमें सराउंडिंग में कंबशन नजर आती हैं, ज्यादातर जो चीजें सैंपल्स होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। इसलिए हमें सराउंडिंग में हमेशा उस लकड़ी को भी छोड़ दो, चूल्हे के अंदर जो तुम्हारे घर में चूल्हा लगा हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है लगा हुआ होगा, ठीक है, या अगर ज्यादा अमीर हो तो हो सकता है वो इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट वाला सिस्टम हो। लेकिन अगर चूल्हा लगा हुआ है जिसमें तुम माचिस लगाते हो, तो वहां पर भी तुम देखो कि चूल्हा जैसे जैसे इस्तेमाल होता है काला हो जाता है। बोलो यार। जी सर। क्यों? क्योंकि अच्छा, वो इतना जल्दी काला नहीं होता, या उसका धुआं इतना काला नहीं होता जितना कि लकड़ी जलाने का। क्यों? क्योंकि चूल्हे में जो गैस आ रही है वो 96% के करीब मीथेन है। तो 96% के करीब उसमें एक ही चीज है, तो प्योरिटी वाला कंटेंट उसका काफी हाई है। इसीलिए उसमें जो इनकम्प्लीट कंबशन है वो थोड़ी थोड़ी होती है, और थोड़ी थोड़ी होने की वजह से उसमें जो कार्बन सूट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो भी थोड़ा थोड़ा बनता है। इसीलिए चूल्हे को वो जो कार्बन सूट का काला कलर कैच करने में ज्यादा टाइम लगता है। क्या लॉजिक समझ में आ रही है? सर वो रिक्शे से जो एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करो, होल्ड करो। यार जी हसन, क्या कह रहे थे? रिक्शे वाले की बात कर रहे थे कुछ आप? हेलो हेलो, जी सर। क्या बोल रहे थे? रिक्शे के बारे में कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था रिक्शे में से जो काला धुआं निकल रहा है तो उसमें भी इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होती है क्या? बेटा, जिस चीज में भी धुआं आपको काला नजर आ रहा है या धुआं नजर आ रहा है, वो कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन का रिजल्ट है। और आप देखें रिक्शे में, बल्कि गाड़ियों में आपने देखा जब गाड़ी काला धुआं देने लगती है तो आप क्या कहते हैं कि गाड़ी के इंजन में खराबी आ रही है? यस और नो? यस सर। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर गाड़ी का इंजन एफिशिएंट होगा फॉर इट्स फ्यूल, तो चाहे वो गाड़ी डीजल की हो या चाहे वो गाड़ी जो है वो पेट्रोल की हो, वो कम से कम धुआं देगी। कि धुआं कम से कम देने का मतलब ये नहीं कि धुआं नहीं देगी, धुआं मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होती है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड आपको नजर नहीं आएगी। अगर उस गाड़ी का धुआं आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है उसकी जो कंबशन है वो कंप्लीट नहीं हो रही। लेकिन इंजन के केस में कंप्लीट कंबशन ना होने का रीजन इम्प्योर फ्यूल भी हो सकता है, और साथ ही साथ इंजन की एफिशिएंसी। अगर इंजन में कोई खराबी है और इंजन उसको सही से बर्न नहीं करा पा रहा, इंजन कुड आल्सो बी द रीजन। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन के जो शराइत हैं, मेरे ख्याल है अब आपको वाज़ेह तौर पे क्लियर है। अच्छा, एक बात और है कि अब जरा समझना कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हम कर रहे होते हैं, कंप्लीट कंबशन जब हम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें हर एलिमेंट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब यहां से मैंने बार बार बताया कि मैं एग्जाम वाली एग्जांपल साथ साथ देते जाऊंगा। जो मेरे बच्चे ऑर्गेनिक, तुम मेरी याद रखोगे इंशाल्लाह, तुम्हें ऑर्गेनिक के नोट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम पॉसिबल कर सकोगे अगर याद रहा तो। इस तरह का सवाल आ जाता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और सल्फर है। अब बताइए कि इसके प्रोडक्ट क्या होंगे? स्टेटमेंट एमसीक्यू में आते हैं।
तो भाई कोई मसला नहीं है। आपको सर ने जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि जब कंबशन होती है कंप्लीट तो अल्टीमेटली हर एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो कहता है हाइड्रोकार्बन है लेकिन उसमें सल्फर और नाइट्रोजन की इंप्योरिटीज भी शामिल है, तो क्या होगा, उससे रिजल्ट क्या होगा, जब आप NO2 और ऑक्सीडेशन SO2 भी करेंगे बनेगा। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड भी CO2 बनेगा, CO2 हाइड्रो ऑक्सीडाइज होगा, H2O NO2 बनेगा SO2 और SO2 बनेगा। तो SO2 बिल्कुल सिंपल सी बनेगा। बात है। अगर आपने वहां जोश में आके सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़ा और बाकी नाइट्रोजन और सल्फर की इंप्योरिटीज का वर्ड आपको नजर नहीं आया, आप अंधे हो गए, आपके आंख में फोड़ा निकल आया, और डेफिनेटली फिर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को मिस करेंगे और अपने आंसर में नंबर घटवा लेंगे आप। तो बात समझ में आ गई कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन से रिलेटेड। जी सर। तो कंप्लीट कंबशन कब होती यस है, सर, जब बिल्कुल क्लियर हो गया। प्योर सब्सटेंस हो और लिमिटेड और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, एयर सप्लाई मौजूद हो। जबकि इनकम्प्लीट, नाइट्रोजन क्या कह रहे हो यार हसन, पूरा सवाल एक सांस में पूछ लिया करो। नाइट्रोजन आगे क्या भाई, हेलो जी सर। जी सर। मैं कह रहा नाइट्रोजन था बोल कि के कहाँ चले नाइट्रोजन और गए? सल्फर, कह रहा हूँ मैं नाइट्रोजन और सल्फर में अगर यहाँ तो कंप्लीट कंबशन हो रही थी, इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो NO और SO बनेगा। NO और SO नहीं बनेगा, NO और SO2 बनेगा। जैसे वाटर की कंप्लीट कंबशन, सल्फर की कोई और ऑक्साइड है नहीं इससे छोटी, तो सल्फर की वही ऑक्साइड बनेगी, सही है, और नाइट्रोजन की उससे छोटी ऑक्साइड एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो बन जाएगी। समझ आ गई बात? सही है, सही है। चले, और कोई सवाल है हजरत तो मैं बताऊं, मैं सरे इताअत खम करके खड़ा हूं आपके सामने। नहीं नहीं। चले अगला हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन। हमने आगे ये बढ़े बात, सर, आगे बढ़ेंगे, तंग करता रहेगा। आबाद भाई तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए भाई। आबाद भाई वैसे आप थोड़ा सा, आपका साबुन स्लो काम करता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जी जी सर। अभी बायो के कॉन्सेप्ट में पिछली क्लास में आबाद ऐसा फंसा था ना कि 10 मिनट तक बेचारे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गेम हो रही है। आबाद वाकई समझ में आ गया उसके बाद, या तुमने बस बोला कि यार जाने दो बोल दो सर को कि समझ में आ गया? ये उस मोमेंट पे तो मैंने थोड़ा सा जाने दिया, मगर फिर उसके बाद फिर आ गया। आ गया था, ठीक। बात जब ऐसा होता है कि आप जो उस कॉन्सेप्ट में आप क्यों फंसे हुए थे, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया हुआ था जो असल में है ही नहीं। जो पेयरिंग वाली आप बात कर रहे थे, अगर वो आप हटा देते और थोड़ा सा अपने उस्तादे अजीजी की बात पर थोड़ा सा बिलीव कर लेते तो आपकी बात आपको समझ में आ जाती। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। तो सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं बेटी। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं आप जानते हैं? सब्स्टिट्यूशन क्रिकेट में, फुटबॉल में आप देखते हैं एक प्लेयर इंजर्ड हो गया तो आपने उसको हटाया, उसकी क्लोरीन जगह आके दूसरा player, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है ना, उसकी जगह दूसरे प्लेयर को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूशन है। तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जब आप रिप्लेस करते हैं दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम is replaced by another atom or group of atom। अब इसकी मिसाल हमने हमेशा ऐसे दी है कि चार कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो अब कार्बन की 4 वैलेंसी की एग्जांपल 4 कुर्सियों की है कि 4 कुर्सियां रखी हुई है जिस पर 4 के 4 कुर्सियों पर 4 लोग बैठे हुए, बड़े लोग, ठीक है ना। अब पांचवा एटम, पांचवा बंदा अगर आपने बिठाना है तो किसी एक को खड़ा कर कर, यानी किसी को उठाना पड़ेगा, फिर ही बैठेगा। यही एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन की। अब मीथेन की केमिस्ट्री चूंकि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा बार बार बता रहा हूं कि जो बिहेवियर हम मीथेन का पढ़ रहे हैं जुनैरा, यही बिहेवियर इथेन का होगा, यही बिहेवियर बाकी एल्केन्स का होगा। सैफुल्लाह, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो जो जिस तरह से कंबशन मीथेन की हुई है वैसे ही कंबशन इथेन की होगी, वैसे ही और अल्केन्स की होगी। फर्क ये होगा कि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी उसके अंदर क्योंकि बॉन्ड ज्यादा होते हैं बाकी कंपाउंड। खैर, अब सब्स्टिट्यूशन में जो हमारे सिलेबस की एग्जांपल है यहाँ पर वो क्या है, वो है हेलोजिनेशन की। और हेलोजिनेशन में भी जो स्पेसिफिक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर बुक के पैटर्न में, मैं बार बार कह रहा हूँ मैप करना है इस चीज को। पहले से अगर जहन में कोई चीज थी उसको निकाल दो, इसको मैप करो। क्लोरीनेशन की, क्लोरीनेशन का मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया था, एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस बाय अनदर एटम। तो कार्बन के साथ मीथेन में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय
क्लोरीन, तो इसको हम क्लोरीनेशन कहेंगे। अगर मैं हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दूं तो इसको ब्रोमिनेशन ब्रोमीन कहेंगे। से। आयोडीन से रिप्लेस कर दूं तो आयोडीनेशन कहेंगे। ठीक है ना? तो आए जल्दी से इसका रिएक्शन देखते हैं। एस्टेटाइन से रिप्लेस कर देगा। किससे? एस्टेटाइन से। एस्टेटीन से करते हैं तो एस्टेटिनेशन कहेंगे। ठीक है जी। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक है, ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और सब्स्टिट्यूशन होती है। 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, उसमें होता क्या है कि एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को एट अ टाइम रिप्लेस करता है और नतीजा ये होता है। क्या होता है? आप ओ लेवल्स में भी पढ़कर आए रिएक्शन के, एक हाइड्रोजन हट गया उसकी जगह Cl आ जाता है और जो हाइड्रोजन निकला वो HCl बना लेता है। इज दैट क्लियर? फिर हम देखते हैं कि रिएक्शन अगर हमारे पास क्लोरीन अवेलेबल है और लाइट भी अवेलेबल है तो ये रिएक्शन कंटिन्यूटी में होता है, चेन रिएक्शन होता है, यानी क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन को निकालता ही चला जाता है। तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट्स क्या नजर आते हैं? यहां पर एक और हाइड्रोजन निकल गया तो कितने हाइड्रोजन बच गए? बेटा बोलना पड़ेगा, मुंह बंद करके बैठो। CH2 CH2Cl2 Cl2 और HCl। फिर अगर हम मजीद मौका दें CH2Cl2 में फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, अगेन यूवी लाइट की कंडीशन देना जरूरी है और ये क्लोरीन सारी गैसियस फॉर्म में है। तो क्या होगा? एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक और क्लोरीन आ जाएगा, CH3Cl3 CHCl3 HCl। और इसी तरह आखिरी अगर हम जो है ना हथौड़ा भी मार दें तो और यूवी लाइट देकर रखें तो आखिरी हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, CCl4 और HCl बन जाएगा। प्रोडक्ट के नाम बेटा, नाम नेमिंग मैंने अलग से नहीं सिखाई क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप समझेंगे। एक कार्बन को मैंने बताया था, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्क। एक कार्बन को मिथ कहते हैं। जब एक कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे मीथेन कहते हैं। अब इस मीथेन में क्लोरीन साथ आ जाए तो इसका नाम क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। नाम जो है ना कोई मुश्किल नहीं होता, लॉजिकली समझना है। इसका नाम क्या बन जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? इसका नाम क्या बन जाएगा? टेट्रा सर आ रही है। समझ में आ रही है। क्लोरोमीथेन। आ रही है, आ रही है। हसन तुमने ये पढ़ा हुआ है ना पहले? नहीं ये नहीं पढ़ा हुआ, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा हुआ। ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का जो कमर्शियल नाम है वो क्लोरोफॉर्म होता है। ट्राइक्लोरोमीथेन का जो कमर्शियल नाम है वो क्लोरोफॉर्म होता है। एग्जाम में सवाल आ गया आयोडोफॉर्म बनाकर दिखाइए, तो अगर क्लोरोफॉर्म CHCl3 है तो आयोडोफॉर्म क्या होगा? बोलो भाई। CHI3 होगा? जी सर। एनी क्वेश्चंस सैफुल्लाह? हाँ भाई जुनैरा अली अब्बासी, कुछ समझ में आसी या नहीं आसी? सर। ठीक है जी, इसको नोट करें। उसके बाद हेडिंग बनाते हैं। पहली दफा ऑर्गेनिक में आप पढ़ने जा रहे हैं। अब हसन सही पढ़ा रहा हूं मैं ये टप्पे लगा रहा हूं? नहीं सर, बेहतरीन चल रहा है। अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। ये ऑर्गेनिक, चूंकि आप लोग सारे रिपीट कर रहे हैं, पहले किसी ना किसी से पढ़ा हुआ ही है तो आपको अंदाजा होना चाहिए क्या मतलब होता है। लेकिन जो पहली दफा पढ़ रहे हैं तो मैकेनिज्म आपने कभी भी इससे पहले नहीं पढ़ा। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, यानी जो ऊपर हमने रिएक्शन देखा इसका मैकेनिज्म और इस मैकेनिज्म का जो टाइटल है बेटा वो है फ्री रेडिकल। हर जगह पे मैं टाइटल देता जाऊंगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों है ये भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हसन भाई आपने तो मेरे लेक्चर्स भी सुने थे ना थोड़े बहुत? जी बिल्कुल। तो लेक्चर्स के अंदर जो मैंने पढ़ाया था कहीं भी तजाद तो नहीं कर रहा अपनी बातों से, या आपको याद है? बिल्कुल मुझे लग रहा है, मुझे याद पड़ा, बिल्कुल यही सेम पैटर्न था। तो अगर आपको याद है तो आप भी मेरी थोड़ी मदद करें तो अच्छा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। सर अब समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं।
क्या कह रहे हो? सर अटक स्क्रीन अटक गई है मेरे पास। अबे स्क्रीन अटक नहीं गई, नहीं कोई डिलीट कर सर वो मेरे पास व्हाट्सएप का मैसेज आया हुआ था, मैं वो सुन रहा था। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, ठीक है। मैकेनिज्म शुरू करने जा रहा हूं बेटा। इस मैकेनिज्म के आपके भाई के लिए पास अल्हम्दुलिल्लाह इसको समझाने के लिए बेहतरीन कहानी मौजूद है। आप उस कहानी के हिसाब से चलेंगे। मैकेनिज्म एएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद नहीं आता कि कोई पेपर 2 ऐसा हुआ आया हो जिसमें मैकेनिज्म नहीं आया हो, या पेपर 1 में नहीं आया हो। पेपर 1 में एमसीक्यू में, पेपर 2 में आता है और बड़ा इलेबोरेटेड तरीके से आता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि बुक में जिस तरह से एक्सप्लेन हुआ है बहुत सिंपल वे है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जब हम डिस्कस कर रहे हो, वंस वी गेट द कॉन्सेप्ट, हम उसको अलग अलग एंगल पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी सीख लें। और वो एप्लीकेशन मैं आपको सिखा तो दूंगा, फिर आप याद भी रखें। ये नहीं होगा बात पेपर करने फिर याद ही नहीं आ रहा, फायदा होगा नहीं। देखो मैकेनिज्म कहते किसे हैं, मैंने आपको पहले भी शायद ये बात बताई कि आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में चाबी लगाते हैं, चाबी घुमाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये तो एक सिंपल सा रिएक्शन हो गया, लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो इतना सिंपल नहीं है। जब आप चाबी लगा के स्विच ऑन करते हैं और सेल्फ देते हैं, तो पहले बैटरी से करंट सेल्फ तक जाता है, फिर सेल्फ जो है वो उसका कॉइल घूमता है, वो इग्निशन जनरेट करता है आपके फ्यूल के लिए, उससे फ्यूल जलता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि फिर इंजन से आपकी मोटर में आती है और अल्टीमेटली मैकेनिकल वर्क जनरेट होता है। तो ये सारा काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, जिससे आपकी गाड़ी चलने के लिए रेडी होती है। तो ये है मैकेनिज्म कि अगर आप एक चीज एंड इनिशियल और एंड पॉइंट पे देखते हैं, मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि हाउ एग्जैक्टली दैट प्रोसेस इज अकरिंग, हाउ एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप। यानी आप आसान लफ्जों में समझ लें कि जो चीज आपको यहाँ नजर आ रही है, अगर मैं इसको स्लो मोशन में देखूं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो वी कॉल इट मैकेनिज्म। ठीक है जी। तो ये जो ऊपर रिएक्शन है, इसको हम पढ़ने लगे मैकेनिज्म में। इस ऊपर वाले रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, ये 3 स्टेप्स में डिस्क्राइब किया जाता है। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, क्योंकि ये चेन रिएक्शन है जुनैरा, तो हम कहते हैं कि ये चेन शुरू कैसे हुई, पहले हम ये देखते हैं। अबे यार, सैफुल्ला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर। अबे जी सर क्या बे, आगे जी सर समझ में आ रहा है, जी सर नहीं आ रहा? आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। चेन इनिशिएशन दूसरा स्टेप है बेटा, चेन प्रोपेगेशन, और तीसरा स्टेप है बेटा चेन टर्मिनेशन। ये जो ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ा है, ऊपर वाला रिएक्शन सबको समझ में आ चुका है, इसी को हम देखेंगे मैकेनिज्म वाइज ये एग्जैक्टली कैसे होगा। 3 स्टेप में एक्सप्लेन करना है। पहली हेडिंग हम लगा रहे हैं जो है चेन इनिशिएशन। बेटा ये चेन रिएक्शन शुरू कहां से होता है मेरे बच्चों, गौर समझना, तवज्जो हटी और घटना घटी, इसलिए तवज्जो हटनी नहीं चाहिए। ये हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2 का, और आप जानते हैं कि Cl2 में, अभी मैंने बॉन्डिंग में भी पढ़ाया था कि इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, जिसमें 2 क्लोरीन जो है वो इस तरह से बॉन्ड हुए हैं। क्लियर है भाई? अब होता यह है कि ये क्लोरीन, अल्लाह आपका भला करे, मॉलिक्यूल जब यूवी लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जब यूवी लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए एनर्जी एब्जॉर्ब करके बॉन्ड टूट सकता है या नहीं? टूट सकता है सर, बिल्कुल टूट सकता है। अबे भाई सीधा एरो क्यों नहीं बन रहा? तो होता यही है कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये बॉन्ड यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके बॉन्ड टूटता है। अब जरा साइड में आ जाए, जो मैं आगे के लिए बताने लगा हूं कि जब भी कहीं पर बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड की ब्रेकिंग 2 तरह से होती है। बॉन्ड की ब्रेकिंग के 2 तरह के फिनोमिना हो सकते हैं, ये मैं यही समझा रहा हूं, अब आगे नहीं बताऊंगा, फिर आगे फिर आपसे पूछ लूंगा। वो बॉन्ड 2 तरह से ब्रेक हो सकता है, मेरे डायरेक्शंस को देखिएगा। पहला बॉन्ड ब्रेकिंग का स्टाइल क्या है कि बॉन्ड ऐसे सेंटर से टूट जाए, ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने एटम के पास, और ये दोनों शेयर हो रहे थे ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास वापस चला जाए। दूसरी बॉन्ड ब्रेकिंग का पैटर्न क्या होता है कि बॉन्ड सेंटर से नहीं बल्कि किसी एक तरफ से टूट जाए, और जब किसी एक तरफ से टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन
इस क्लोरीन के पास आ जाएंगे और इस क्लोरीन के पास इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा। ये दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ऊपर वाले मेथड को कहते हैं हम लोग होमोलिटिक फिजन और नीचे वाले को कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। जब होमोलिटिक फिजन होता है यानी कि सेंटर से बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब दोनों क्लोरीन को अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्लोरीन सिंपल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन एटम में, जिसके 8 इलेक्ट्रॉन अब पूरे नहीं है। मॉलिक्यूल में जब वो था तो उसने 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे किए हुए थे, लेकिन जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, जब वो हट गया तो अब इसके पास वापस से 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी ये एक इंतहाई हाईली रिएक्टिव स्पीशी में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि आप जानते हैं एटम्स आर अनस्टेबल एंड दे वांट टू रिएक्ट टू गेट स्टेबिलिटी। तो अब जब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा और क्लोरीन का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर क्लोरीन के एटम बन गए, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 पूरे नहीं है बल्कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कंप्लीट होना चाहेगा बाय डूइंग बॉन्डिंग। इस स्पीशी को, इस न्यूट्रल स्पीशी को हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। इस न्यूट्रल स्पीशी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल का वर्ड जहां पर भी आएगा तो आपके ध्यान में दो चीजें आनी चाहिए। एक के जिस भी चीज के लिए फ्री रेडिकल का वर्ड बोला जा रहा है वो रिएक्टिव होगी, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी, और दूसरी चीज कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कभी भी पूरे नहीं होंगे बल्कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि पूरा होने के लिए, पेयरिंग करने के लिए बेताब हो रहा होगा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है फ्री रेडिकल के बारे में। कब बनता है, जब बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है, एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अनस्टेबल हो जाते हैं, दे बिकम हाईली रिएक्टिव। जबकि जब आप हेट्रोलिटिक फिजन की बात करते हैं तो आप हेट्रोलिटिक फिजन में क्या देख रहे हैं, बॉन्ड अनइक्वली ब्रेक हुआ और दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही क्लोरीन के पास चले गए। एंड इन दैट सिनेरियो चूंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया और बराबर वाले का भी लिया, इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, एंड जिसका इलेक्ट्रॉन छिन गया दैट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? तो जो होमोलिटिक फिजन है उसका रिजल्ट होता है एक न्यूट्रल स्पीशी, जबकि जो हेट्रोलिटिक फिजन होता है उसका रिजल्ट होता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशी। पॉजिटिव स्पीशी के लिए, नेगेटिव स्पीशी के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियोफाइल, आगे जाके आएगा, और पॉजिटिव स्पीशी के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अभी के लिए बस इतना याद रखें कि बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है ये दो तरह से होती है, इक्वली और अनइक्वली। इक्वली ब्रेकिंग होमोलिटिक कहलाती है, उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो एटम प्रोड्यूस होते हैं उनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, विच आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। जबकि हेट्रोलिटिक फिजन में जो स्पीशीज प्रोड्यूस होते हैं वो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनको हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव स्पीशीज। आई होप आपको इस तरह से याद रहेगा। इज दैट क्लियर? जी सर। अब यहाँ क्या गेम होती है बेटा, यहाँ पर भी यही गेम होती है कि जब लाइट गेन होती है तो ये जो बॉन्ड है ये होमोलिटिकली टूट जाता है, और होमोलिटिकली टूटने की वजह से क्या होगा कि दोनों जो, अच्छा जब भी याद रखना मैकेनिज्म दिखाना हो, एरोज लाजमी दिखाने होते हैं, लिखा होता है यूज ऑल दी करली एरोज टू रिप्रेजेंट दी मैकेनिज्म। तो एरोज के नंबर होते हैं, ये मैं कोई अपने शौक से नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए आपको भी एरो दिखाना आना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम्स के पास चले जाते हैं, जिसके नतीजे में हम लिखते हैं कि इस मॉलिक्यूल के ब्रेक होने की वजह से 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। यस अब ये जो फ्री रेडिकल बने ये स्टेबल है या हाईली रिएक्टिव है, हाईली थर्स्टी है फॉर रिएक्शन? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव है। अब समझो यहां से कहानी शुरू होती है, जो कहानी बहुत जरूरी है याद रखना, टू रिमेंबर द मैकेनिज्म विदाउट एनी कंफ्यूजन। केमिकली भी हम समझ सकते हैं लेकिन केमिकली कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखो बेटा, अब कहानी शुरू होती है। मीथेन से रिएक्शन हो रहा है, मीथेन के अलावा भी किसी और चीज से भी आ सकता है, लेकिन पहले मीथेन पे समझो बेटा। मीथेन का मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं, अल्लाह भला करे। ये आपके पास मीथेन है, अब होता क्या है कि जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, मान लो ये एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल दिखा रहा हूं, ये प्यासा है। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है एक तरसे हुए प्यासे आदमी की। ये प्यासा है, ये पागल हो रहा है, तरसा हुआ है, ये ख्वार हुआ है। इसकी नजर पड़ती है कार्बन की फैमिली पर, और इसको नजर आता है कार्बन की 4 बेटियां या कार्बन की 4 बहनें कह लो। इसकी नजर पड़ती है कार्बन की 4 बहनों, कार्बन के हंसते बसते घर पर, जहां कार्बन अपनी 4 बहनों के साथ बहुत खुश है। समझ में आ रही बात?
तो क्लोरीन चूंकि तड़पा हुआ है, तरसा हुआ है, तो क्लोरीन क्या करता है अपने जाल में अपनी अपनी प्यास को बुझाने के लिए, यू नो वेरी वेल व्हाट इज मेंट बाय प्यास हेयर, ठीक है, अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो क्या करता है कि हाइड्रोजन पर अटैक करता है। अच्छा याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा पॉजिटिव कौन होता है? हाइड्रोजन। तो क्लोरीन चूंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो प्रेफर करता है कि वो हाइड्रोजन पर अटैक करे। तो क्लोरीन क्या करता है? हाइड्रोजन पर अटैक करता है और अटैक कर कर अपनी प्यास कैसे बुझाता है कि हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है, हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है। याद रखना इस मैकेनिज्म में जहां जहां बॉन्ड ब्रेकिंग है सारी के सारे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है, यानी कि ये वाला बॉन्ड भी जो ब्रेक होगा वो होमोलिटिकली ही ब्रेक होगा, सारी बॉन्ड ब्रेकिंग। जब यहां से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भाग जाता है तो क्लोरीन ने अपने आप को स्टेबल कर लिया हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, बोलो भाई। जी सर। लेकिन बिल्कुल। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आप देखें कार्बन का ये जो यहाँ इस बॉन्ड में जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया जो क्लोरीन के साथ उसने शेयर कर लिया, लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया और कार्बन अब जो है ना वो उसकी जो वैलेंस शेल था जो कंप्लीट था वो अब इनकम्प्लीट हो गया और कार्बन अब किसमें कन्वर्ट हो गया? CH3 के फ्री रेडिकल में। क्या ख्याल है? कार्बन के पास अब 3 हाइड्रोजन रह गए और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, तो क्या अब मैं इसे कार्बन फ्री रेडिकल कह सकता हूं? जी सर। तो खुलासा ये कहानी का कि क्लोरीन ने अपनी प्यास समझ नहीं है, वापस समझा सकते हैं? दोबारा समझा रहे। कार्बन की फैमिली हस्ती बस्ती फैमिली थी, क्लोरीन ऊपर से तरसा हुआ आ रहा था, क्लोरीन की नजर पड़ी कार्बन की बहनों पर जो हाइड्रोजन थे, क्लोरीन ने क्या कहा, भाई मैं तो अपनी प्यास बुझाऊंगा और मैं इसकी बहन से शादी करूंगा। अब जनाब शुक्र है शादी करने की बात हुई, तो ये क्लोरीन आता है और जनाब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने का सबब बनता है और हाइड्रोजन को अपने साथ भगा के ले जाता है, HCl बना लेता है। और जो जाहिर है जब हाइड्रोजन अपने साथ भगा के ले जा रहा है तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, और जब वो बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा ये सवाल पैदा होता है, होमोलिटिकली या हेटेरोलिटिकली? तो होमोलिटिकली। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, क्लोरीन से जाके बॉन्ड बना लेगा, नतीजतन क्लोरीन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ HCl। और कार्बन के पास चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, अब कार्बन जो है पहले क्लोरीन का फ्री रेडिकल था, अब कार्बन का जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर मैंने नॉट का साइन लगाया है, यानी कार्बन अब एक अनस्टेबल स्पीशी में कन्वर्ट हो गया। इज दैट क्लियर? जी सर। जी सर। अब CH3 में कार्बन पे लगाएंगे ये? जी सही है। अब मैं एक तरफ खोल के दिखा रहा हूं, एक तरफ बंद करके दिखा रहा हूं। अब ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल है ना, ये फैसला करता है कि अब मैं, जिसने मेरी बहन को भगाया है, तो अब मैं इसका बदला लूंगा क्लोरीन की फैमिली से। अब मैं इसका बदला किससे लूंगा? क्लोरीन की भाई फैमिली। रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे क्लोरीन है ना, तो अब कार्बन क्या कहता है कि जिस तरह क्लोरीन ने आकर मेरी फैमिली को उजाड़ दिया, मुझे अनस्टेबल बना दिया, अब मैं अब बदले की कहानी शुरू है। अब कहता है मैं बदला लूंगा किससे? क्लोरीन की फैमिली से। यानी अब यही स्टेप कार्बन रिपीट करता है। क्या स्टेप रिपीट करता है? कि कार्बन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल में से, कार्बन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल में क्लोरीन पर अटैक करता है और उसका इलेक्ट्रॉन लेकर, अच्छा ये बॉन्ड भी कैसे ब्रेक होगा मैं बार बार बता रहा हूं, सारे बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होंगे। तो ये क्या करता है? अपनी जो वैलेंसी है वो पूरी कर लेता है,